देखिए जरा कितने बच्चे हैं, एक बार बताना और लाइव कर दो बस, मैं शुरू 16 है सर, लाइव सर। ओके बेटा, गुड मॉर्निंग। तो आई एम डॉक्टर संदीप कुमार गोयल, एसोसिएट प्रोफेसर, आचार्य नरेंद्र देव कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, एंड विजिटिंग फैकल्टी, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली. And you all are students of BCom Honors Part 3 Annual Mode, and this is Human Resource Management paper. So last time we discussed about Unit 2. In Unit 2, the title is Acquisition of Human Resources, and as far as the syllabus content of Unit 2 is concerned, Human Resource Planning, Quantitative and Qualitative Dimensions, Job Analysis, Job Description, Job Specification, Recruitment Concept and Sources, Selection Concept and Process, Test and Interview, Placement Induction. तो ये सब टॉपिक्स हैं जो यूनिट 2 में आपको पढ़ने हैं। जहां तक इन टॉपिक्स का सवाल है तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग हमने लास्ट टाइम डिस्कस की थी। क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव डायमेंशंस मतलब व्हाट इज द राइट नंबर ऑफ द पीपल एंड व्हाट इज द राइट टाइप ऑफ द पीपल। नंबर में क्वांटिटेटिव और टाइप से मतलब था क्वालिटेटिव। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग मतलब forecasting the human resource requirement, demand, and मतलब basically meeting that demand, future demand. So that is human resource planning. Then we talked about job analysis, job description and job specification. तो job analysis बताया था ना एक सेंटेंस में क्या है, कलेक्टिंग पर्टिनेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द जॉब, जॉब के बारे में पर्टिनेंट इंफॉर्मेशन, सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना। जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में बताया था, डिस्क्राइबिंग द जॉब, द ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज एसोसिएटेड विद द जॉब, द वर्क एनवायरनमेंट, द सेफ्टी मेजर्स, वो सब जॉब डिस्क्रिप्शन में आता था। जॉब स्पेसिफिकेशन में क्या कहा था, मिनिमम एक्सेप्टेबल क्वालिटीज विच आर रिक्वायर्ड इन अ पर्सन सो दैट ही कैन परफॉर्म द जॉब इफेक्टिवली। तो ये सब देखो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। तो आज की क्लास में इसका जो रिमेनिंग पोर्शन है, रिक्रूटमेंट कॉन्सेप्ट एंड सोर्सेस, देन सिलेक्शन कॉन्सेप्ट एंड प्रोसेस, टेस्ट एंड इंटरव्यू, प्लेसमेंट इंडक्शन, तो ये पोर्शन हम आज की क्लास में कवर करेंगे। उससे फिर हमारी यूनिट 2 कंप्लीट हो जाएगी। तो नाउ कमिंग टू द वेरियस रेकमेंडेड बुक्स फॉर दिस पेपर। इस पेपर को पढ़ने के लिए कौन कौन सी बुक्स आपको पढ़नी है, कौन सी पढ़ सकते हैं। तो एक आपको पता है मॉडर्न ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सीबी गुप्ता, एंड अनदर इज एसेंशियल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बाय टीएन छाबरा एंड मोनिका एस छाबरा। तो इन दोनों में से कोई भी किताब खरीदेंगे या फिर एसओएल का जो मटेरियल है आपकी वेबसाइट पर अवेलेबल है, वो मटेरियल भी अच्छा है, उसको भी रेफर कर सकते हो। और क्लास में ढंग से सुन रहे हो तो बस फिर आपको इजी हो जाएगा ये सुनना समझना कि इस पेपर को कैसे तैयार करना है, कौन से इंपॉर्टेंट पोर्शंस हैं और कितना कितना एम्फेसाइज किस किस टॉपिक को करना है, वो सब मैं क्लास में करता रहता हूं। ठीक है, तो अब देखो शुरू करेंगे रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट एंड इंडक्शन। तो वी फर्स्ट ऑफ ऑल वी टॉक अबाउट ओके व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिक्रूटमेंट। आप सबको आइडिया होगा रिक्रूटमेंट से क्या मतलब होता है। रिक्रूटमेंट इज अ पॉजिटिव एक्सरसाइज, वी ट्राई टू इनवाइट एज मेनी पीपल एज पॉसिबल फॉर द वेकेंट पोजीशंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशंस में कुछ खाली जगह हैं, उनको भरने के लिए हम क्या करते हैं, कोशिश करते हैं जितने ज्यादा से ज्यादा लोग अप्लाई करें। तो ये प्रोसेस रिक्रूटमेंट कहलाती है, इसको पॉजिटिव प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू फिलिपो क्या कह रहे हैं, रिक्रूटमेंट इज द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉइज। तो कौन कौन हमारे फ्यूचर एम्प्लॉइज हो सकते हैं, प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉइज हो सकते हैं, उनके लिए सर्च करना, एंड स्टिम्युलेटिंग एंड एनकरेजिंग देम टू अप्लाई फॉर द जॉब्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन। फिर उनको स्टिम्युलेट करना, उनको एनकरेज करना कि भैया जो खाली जगह है उनके लिए आप अपना आवेदन दो, आप रिक्रूटमेंट के लिए मतलब आप अपनी एप्लीकेशन दो। तो एक तो हम सर्च कर रहे हैं, उनको इंड्यूस कर रहे हैं, उनको मोटिवेट कर रहे हैं, एनकरेज कर रहे हैं कि वो अप्लाई करे ऑर्गेनाइजेशन में जो वेकेंट पोजीशंस हैं। The following are the features of recruitment. तो recruitment की क्या features हैं, recruitment is a positive function। मैंने बोला ना किसी को मना नहीं करते हैं कि we try to invite as many people as possible. The basic purpose of recruitment is to locate the sources of the people required to meet job requirements and attracting such people to offer themselves for the employment in the organization. तो recruitment का basic purpose क्या होता है कि हम ये ढूंढें कहाँ से लोग हमें मिलेंगे और उनको मोटिवेट करें,
एनकरेज करें, स्टिमुलेट करें कि वो अप्लाई भी करें हमारी जॉब्स के लिए। Recruitment is an important function as it makes it possible to acquire the number and type of persons necessary for the continued functioning of the organization। तो ये एक important function है, ये ensure करता है वो जो quantitative qualitative dimension में कह रहा था ना कि सही नंबर और सही टाइप के लोग हमारी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करें। Recruitment is a pervasive function as all organizations engage in recruiting activity। तो अब मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ क्योंकि SOL ने मतलब रिक्रूट किया ना, समझो, तो उसके बेसिस पर फिर सेलेक्ट करके मुझे कहा गया कि भैया आप ये पढ़ा लो बच्चों को। तो इट इज अ परवेसिव फंक्शन कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ, एम्प्लॉइज तो आपको चाहिए, वो कहाँ से लगाओगे? रिक्रूटमेंट से। रिक्रूटमेंट इज अ लिंकिंग एक्टिविटी, इट लिंक्स द रिक्रूटर एंड रिक्रूटी। तो रिक्रूटर मतलब जो आपको मतलब रिक्रूट करना चाहता है और आप हो रिक्रूटी, तो मतलब दोनों के बीच में एक लिंक एस्टैब्लिश करती है ये एक्टिविटी। रिक्रूटमेंट इज अ कॉम्प्लेक्स जॉब एज टू मेनी फैक्टर्स अफेक्टेड। तो मतलब ये काफी कॉम्प्लेक्स जॉब है और इसको कई सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। तो ये हो गई रिक्रूटमेंट की फीचर्स। तो मीनिंग समझ में आ गया? रिक्रूटमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर द सोर्सेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, सोर्सेज ऑफ प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय and inducing them, stimulating them and encouraging them to apply for the vacant positions in the organization। Now coming to sources of recruitment, recruitment के कौन से sources होते हैं? तो बेटा कोई क्वेश्चन आपका हो तो वो QA टैब में लिखते रहो, कोई और आपको कोई बात मुझसे कहनी है, ठीक है, सब्जेक्ट से रिलेटेड जो मैं पढ़ा रहा हूँ उससे रिलेटेड इस सेशन की जो फीडबैक है वो सब जैसे आप लिखते रहे हो तो QA टैब में लिखते रहा करो, ठीक है। सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, तो रिक्रूटमेंट के जो सोर्सेज होते हैं इंटरनल सोर्सेज एंड एक्सटर्नल सोर्सेज। तो इंटरनल नाम से समझ में आता है ना, रिक्रूटमेंट फ्रॉम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, जब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से हम रिक्रूटमेंट कर रहे हैं तो वो इंटरनल सोर्स है, ठीक है। इंटरनल सोर्स कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, तो मतलब कहां से इंटरनली हम एम्प्लॉइज को रिक्रूट कर सकते हैं। तो एक तो सिंपल सी बात है, प्रेजेंट एम्प्लॉय जो मेरे अभी ऑलरेडी एम्प्लॉइज हैं वो फ्यूचर में जो जॉब रिक्वायरमेंट है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो परमानेंट, टेम्परेरी, कैजुअल एम्प्लॉइज जो भी मेरे पास काम कर रहे हैं ऑलरेडी ऑन द पे ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन थ्रू, कैसे करेंगे वो? प्रमोशन, ट्रांसफर, अपग्रेडिंग एंड इवन डिमोशन सर्व एज गुड इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। तो या तो हम उनका प्रमोशन कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे, अपग्रेड कर देंगे या फिर डिमोशन करके भी समझो, तो जो फ्यूचर पोजीशंस हैं उसको भरने के लिए मुझे एम्प्लॉइज मिल जाते हैं एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज में से। तो दिस इज कॉल्ड प्रेजेंट एम्प्लॉइज, ठीक है। दूसरा जो पुराने रिटायर्ड एंड रिट्रेंच्ड एम्प्लॉइज हैं, जो रिटायर हो चुके थे या जिनको हमने रिट्रेंच किया था, छटनी बोलते हो ना हिंदी में, वो रिट्रेंचमेंट होता है कि कभी कभी हमें एम्प्लॉइज को कम करना पड़ता है। रिट्रेंचमेंट, रिट्रेंच्ड एम्प्लॉइज हु वांट टू रिटर्न टू द कंपनी में बी रिहायर्ड। तो जो रिटायर हो गए या रिट्रेंच हो गए, अब वो दोबारा कंपनी के लिए काम करना चाहते हैं तो उनको आप रिहायर कर सकते हो। एक और पॉइंट है डिपेंडेंट्स एंड रिलेटिव्स ऑफ द डिजीज्ड एंड डिसेबल्ड एम्प्लॉय। तो जो उसकी डेथ हो गई अब आपके एम्प्लॉय की या कोई डिसेबल हो गया तो उसके डिपेंडेंट और रिलेटिव्स को भी चाहो तो आप इंटरनली रिक्रूट कर सकते हो। तो इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट में क्या समझना है? ट्रांसफर, प्रमोशन, अपग्रेडेशन, डिमोशन ऑफ द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय से हम चाहें तो रिक्रूटमेंट कर सकते हैं। ये इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट का कॉन्सेप्ट है। Then coming to internal sources have the following merits। तो internal source of recruitment की बात करें, इनके कुछ फायदे होते हैं। देखो क्या फायदे होते हैं? हाई मोटिवेशन, मोरल एंड सेंस ऑफ सिक्योरिटी अमंग द एम्प्लॉइज। तो जब मुझे पता है कि अगर फ्यूचर में जॉब रिक्वायरमेंट होगी तो मुझे प्रमोट किया जाएगा, ठीक है, तो मेरा मोटिवेशन हाई रहेगा, तो बाहर से कोई नहीं आएगा, तो मतलब इसमें आई फील गुड। तो हाई मोटिवेशन, मोरल एंड सेंस ऑफ सिक्योरिटी अमंग द एम्प्लॉइज, chances of proper selection as it is easy to judge the suitability of the existing employees। तो मतलब इसमें आप जब रिक्रूटमेंट करोगे उसके बाद सिलेक्शन करोगे तो सिलेक्शन करना आसान होता है क्योंकि आप अपने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज के बारे में सब कुछ जानते हैं, तो उनको आप इजीली चीज मतलब सेलेक्ट कर सकते हो, आसानी से उनकी बातें आप समझ सकते हो, ठीक है।
एक नए एम्प्लॉय को सेलेक्ट करना काफी मुश्किल काम होता है। प्रमोट्स लॉयल्टी एंड कमिटमेंट, तो वो फर्स्ट पॉइंट से ही रिलेटेड है। मोटिवेशन मोरल हाई होगा तो लॉयल्टी और कमिटमेंट भी बढ़ जाएगी। लो कॉस्ट एंड टाइम रिक्वायर्ड फॉर ओरिएंटेशन, अब ये इंडक्शन और ओरिएंटेशन अभी हम आगे पढ़ेंगे। एज द प्रेजेंट एम्प्लॉइज आर ऑलरेडी फेमिलियर विद द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स पॉलिसीज, तो जब हम नए लोगों को लगाते हैं तो उनका हम ओरिएंटेशन करते हैं, लेकिन यहाँ पर जब एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज को ही रिक्रूट किया जाएगा तो समय और कॉस्ट दोनों कम पड़ेंगी, किसमें, जब हम ओरिएंटेशन उनका करेंगे, क्योंकि उनको तो पहले से ही ऑर्गेनाइजेशन के बारे में काफी सारी चीजें पता है। द टाइम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ रिक्रूटमेंट आर रिड्यूस्ड एज देयर इज लिटिल नीड फॉर एडवर्टाइजिंग वैकेंसीज और अरेंजिंग रिगरस टेस्ट एंड इंटरव्यूज, ठीक है। तो जो टाइम और एक्सपेंडिचर लगता है रिक्रूटमेंट में वो भी कम होगा, क्योंकि आपको ज्यादा एडवर्टीजमेंट वगैरह नहीं करना पड़ेगा, टेस्ट इंटरव्यूज नहीं करने पड़ेंगे, क्योंकि एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज के बारे में आप सब कुछ जानते हैं और इजीली आप उनको रिक्रूट कर पाएंगे। Relations with trade unions remain good because unions prefer internal recruitment, particularly through promotion। तो जब हम अगर इंटरनली रिक्रूट करेंगे तो यूनियन भी खुश रहेगी, क्योंकि वो चाहती है कि हमारे एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज को आप प्रमोशन दें, उनका मोटिवेशन मोरल हाई रहे, और वो हम इसमें कर ही रहे हैं। हेल्प्स टू रिटेन टैलेंटेड एंड एम्बिशियस एम्प्लॉइज, तो जो हमारे टैलेंटेड एम्प्लॉइज हैं, एम्बिशियस एम्प्लॉइज हैं, जब उनको पता है कि मेरा प्रमोशन यहीं हो जाएगा, मुझे बाहर जाने की कोई जरूरत ही नहीं है, तो ठीक है, फिर आप उनको मतलब रख सकते हैं, वो छोड़कर नहीं जाएंगे। लेबर टर्नओवर कम हो जाएगी, एब्सेंटिज्म कम हो जाएगा। तो ये कुछ फायदे अभी हमने पढ़े थे इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट के। नाउ इंटरनल सोर्सेज सफर फ्रॉम द फॉलोइंग डीमेरिट्स, तो हर चीज के जिसके कुछ फायदे होते हैं तो कुछ नुकसान भी होते हैं, तो इंटरनल सोर्सेज के भी अपने कुछ नुकसान भी हैं। डिस्करेजेस फ्लो ऑफ न्यू ब्लड इनटू द ऑर्गेनाइजेशन, तो मतलब जो यंग टैलेंट है, न्यू ब्लड है, वो हम इसमें डिस्करेज कर रहे हैं, क्योंकि एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज को ही प्रमोट कर रहे हो ना, तो जो आउटसाइड टैलेंट है, यंग ब्लड है, वो आप नहीं लगा पा रहे हैं। इफ द प्रमोशन इज बेस्ड ऑन सीनियर रियली कैपेबल पर्सन में बी लेफ्ट आउट, ये प्रमोशन जब इंटरनली किया जाता है तो ज्यादातर सीनियोरिटी बेस्ड होता है, तो सीनियोरिटी बेस्ड में क्या है, मेरिट का ध्यान नहीं रखा जाता, तो उससे भी प्रॉब्लम होती है। द चॉइस इन सिलेक्शन इज रेस्ट्रिक्टेड, तो आपको चूज किस में से करना है, जो आपके एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज हैं, तो सिलेक्शन की चॉइस भी लिमिटेड होगी। अगर आप बाहर से भी बुलाओगे तो बहुत टैलेंटेड लोग भी आपको मिल जाएंगे। ऑल वैकेंसीज कैन नॉट बी फिल्ड अप फ्रॉम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, तो कुछ ऐसी वैकेंसीज हैं जिसका नेचर मतलब कुछ इस तरह का है कि वो इंटरनली फिल नहीं हो सकती हैं, क्योंकि वो टैलेंट है ही नहीं हमारे पास जो इस काम को कर सकता है, तो हमें एक्सटर्नल सोर्स पर जाना ही पड़ेगा। दिस सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट इज नॉट अवेलेबल टू अ न्यूली एस्टैब्लिश्ड एंटरप्राइज, तो अगर आप एक नई कंपनी खोलते हो तो आप इंटरनल सोर्स कैसे यूज करोगे, कोई एम्प्लॉय तो आपका है ही नहीं, तो यू विल हैव टू रिलाई एंटायरली ऑन द एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, ठीक है। तो इंटरनल सोर्स किसके लिए एप्लीकेबल नहीं है, अगर एक न्यू बिजनेस एंटरप्राइज हम खोलते हैं तो उसके लिए वी कैन नॉट रिलाई ऑन इंटरनल सोर्स एज सच, क्लियर। नाउ कमिंग टू एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, तो नाम से समझ में आ रहा है व्हाट इज एक्सटर्नल सोर्स, रिक्रूटमेंट फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। तो जब हम बाहर से रिक्रूटमेंट करते हैं तो उसको बोलते हैं एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। एक्सटर्नल सोर्सेज कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, तो इसमें क्या क्या आता है, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, कैंपस रिक्रूटमेंट, तो जैसे प्लेसमेंट, ये जो प्लेसमेंट ड्राइव होता है, तो एसओएल के पास भी अपना एक प्लेसमेंट डिपार्टमेंट है समझो, ठीक है, तो बड़ी और सभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के पास एक प्लेसमेंट इनिशिएटिव होता है जिसके अंदर बच्चों की कुछ प्लेसमेंट भी की जाती है। तो वेरियस इंस्टीट्यूट्स लाइक आईआईएम्स, आईआईटीज, इंजीनियरिंग कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेजेस, आईटीआईज एंड यूनिवर्सिटीज, तो यूनिवर्सिटीज में देखो आपका आ गया ये are good external source for recruiting well qualified executives, engineers, medical staff, pharmacists, chemists, etc. through campus interviews and placement, ठीक है। तो एक्सटर्नल सोर्स में पहला क्या पॉइंट आया समझो, कैंपस इंटरव्यू एंड प्लेसमेंट, तो ये इसको किस हेडिंग में बोल सकते हैं, एजुकेशनल एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस या कैंपस रिक्रूटमेंट। तो कैंपस रिक्रूटमेंट इज वन ऑफ द
एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, ठीक है, किसी यूनिवर्सिटी में जाओ, किसी कॉलेज में जाओ और वहां पर जो लोग पढ़ रहे हैं बच्चे, उसमें से जो यंग टैलेंट है, जो ब्राइट स्टूडेंट्स हैं, जो सीख सकते हैं, सीखा तो बहुत कुछ नहीं होगा, इनको आपको सिखाना ही पड़ेगा, तो उनको कैंपस रिक्रूटमेंट में आप हायर कर लो। एग्जीक्यूटिव सर्च एजेंसीज और प्लेसमेंट एजेंट्स और हेड हंटर्स, तो कुछ होती है ना प्लेसमेंट एजेंसीज, आपने सुना होगा, तो वो प्लेसमेंट एजेंसीज की मदद आप ले सकते हो। तो several private consultancy firm perform रिक्रूटिंग फंक्शन ऑन बिहाफ ऑफ क्लाइंट कंपनीज बाय चार्जिंग फीस, तो ये कंपनीज कुछ आपसे फीस भी लेती हैं लेकिन आपके बिहाफ पर रिक्रूटमेंट कर देती हैं। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस का नाम आपने सुना होगा कि आप वहां पर अपना नाम लिखा देते हैं, अपनी डिटेल्स लिखा देते हैं, जो जॉब सीकर्स हैं वो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से डेटा उठाते हैं और फिर वहां से आपको कॉल आने लगती है, ठीक है। तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस कंटेन अ डेटा बैंक ऑफ द कैंडिडेट्स फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉब्स, तो किस किस तरीके की जॉब के लिए कौन कौन सुटेबल है वो डेटा एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस प्रोवाइड करते हैं। दे प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट जॉब वैकेंसीज टू जॉब सीकर्स एंड हेल्प एम्प्लॉयर्स इन आइडेंटिफाइंग सुटेबल कैंडिडेट्स, तो एम्प्लॉयर्स को तो ये बताते हैं कि भाई कौन सुटेबल कैंडिडेट है और जॉब सीकर्स को जॉब्स के बारे में बताते हैं, कौन, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस। तो ये एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट की हम बात कर रहे हैं। एक और पॉइंट है देखो, कैजुअल कॉलर्स। कैजुअल कॉलर्स का मतलब कुछ लोग आपके पास आकर बार बार अपना सीवी देते रहते हैं कि भैया कोई वेकेंट पोजीशन हो तो मुझे बता देना, तो वो कैजुअल कॉलर्स हैं, ठीक है। तो इससे भी आप रिक्रूटमेंट कर सकते हो जब कोई वेकेंट पोजीशंस हो। तो मैनी जॉब सीकर्स विजिट द ऑफिसेज ऑफ वेल नोन कंपनीज ऑन देयर ओन, तो वेल नोन कंपनीज के पास जा जाकर आप अपना सीवी कई बार देते हैं। अ वेटिंग लिस्ट ऑफ सच अनसॉलिसिटेड विजिटर्स कैन बी प्रिपेयर्ड टू फिल टेम्परेरी एंड लोअर लेवल जॉब्स, तो इनका आप एक डेटा बैंक बना सकते हो कि भैया कभी कोई नौकरी होगी तो इसमें से हम उनको बुला लेंगे, ठीक है। लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स आपने ज्यादातर देखा होगा कंस्ट्रक्शंस वगैरह के काम में, जहां मैनुअल लेबर ज्यादा होता है तो कोई लेबर कॉन्ट्रैक्टर हम एक हायर कर लेते हैं और वो सारा फिर अपने आप रिक्रूटमेंट का काम करेगा। तो मैनुअल वर्कर्स कैन बी रिक्रूटेड थ्रू कॉन्ट्रैक्टर्स हु मेंटेन क्लोज लिंक्स विद द सोर्सेज ऑफ सच वर्कर्स। This source is often used to recruit labor for construction jobs, ठीक है। तो कुछ लेबर कॉन्ट्रैक्टर होते हैं वो भी आपके लिए रिक्रूटमेंट कर देते हैं। गेट रिक्रूटमेंट का क्या मतलब है, फैक्ट्री गेट पर आप एक नोटिस लगा देंगे कि आज हमें इतने लोग चाहिए, तो वहां पर जो भी इंटरेस्टेड होगा कैजुअल लेबर, डेली कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर, वो आपके पास आ जाएगा, आप उसको हायर कर लेंगे। तो जो टेम्परेरी रिक्वायरमेंट होती है, डेली रिक्वायरमेंट होती है बिकॉज ऑफ एब्सेंटिज्म ऑफ द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज, वो हम गेट रिक्रूटमेंट से भर सकते हैं, बट प्राइमरीली अनस्किल्ड टाइप का, ठीक है, जो मैनुअल काम जिससे करवाना है, तो गेट रिक्रूटमेंट कहलाता है। तो अनस्किल्ड वर्कर्स में भी रिक्रूटेड at factory gate. These may be employed whenever a permanent worker is absent. A notice on the notice board of the company specifying the details of the job vacancies can be put. तो भैया किस तरह की रिक्वायरमेंट है, नोटिस लगा दोगे फैक्ट्री गेट पर, अनस्किल्ड लोग हैं ये, जो भी अप्रोच करेगा सुटेबल आपको लगेगा आप उसको उस दिन के लिए हायर कर लोगे। सिमिलर ऑर्गेनाइजेशंस, तो दैट इज कॉल्ड पोचिंग। पोचिंग से क्या मतलब है कि जो आपकी सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन है, कंपेटिटर है, उसके जो कैपेबल लोग हैं उनको थोड़ी सी ज्यादा सैलरी ऑफर करके, कुछ अच्छे बेनिफिट्स ऑफर करके आप रिक्रूट कर लो, मतलब अपने लिए इनवाइट करो कि वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अप्लाई करें, तो इसको बोलते हैं पोचिंग। एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉइज कैन बी रिक्रूटेड बाय ऑफरिंग बेटर बेनिफिट्स टू द पीपल वर्किंग इन सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन, तो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में जो काम कर रही हैं उनको आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादा इंसेंटिव देकर अट्रैक्ट कर लो। नेक्स्ट क्या है देखो, एम्प्लॉई रेफरल्स। एम्प्लॉई रेफरल से क्या मतलब है, रिक्रूटमेंट ऑफ एम्प्लॉइज रेफर्ड बाय द ट्रेड यूनियन, रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स ऑफ करंट एम्प्लॉइज। तो मैं अगर ऑलरेडी काम कर रहा हूं तो मैं अपने फ्रेंड रिलेटिव का रेफरेंस दे सकता हूं, या फिर ट्रेड यूनियन इस तरह के रेफरेंस देती हैं। तो इसका फायदा क्या है कि अगर मैं किसी को रेफर करूंगा तो उसको अगर आप लगा लेंगे तो थोड़ी गारंटी मेरी है, जिम्मेदारी मेरी है, मैंने प्राइमरीली इंश्योर कर लिया होगा कि ये जेन्युइन एम्प्लॉई है, सही से काम
काम करेगा कंपनी के लिए, तो उसको बोलते हैं मतलब एम्प्लॉय रेफरल। देन वी कम टू प्रेस एडवर्टीजमेंट्स। प्रेस एडवर्टीजमेंट से क्या मतलब है? एडवर्टीजमेंट्स इन न्यूज़पेपर एंड जर्नल इज अ वाइडली यूज सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। तो न्यूज़पेपर और जर्नल्स में भी आप एडवर्टीजमेंट करते हैं, तो जिससे कि सबसे ज्यादा बल्कि यही यूज करते हो, प्रेस एडवर्टीजमेंट। जब भी कोई वैकेंसी होती है तो एक एडवर्टीजमेंट न्यूज़पेपर्स मैगजीन्स में आता है और उसके बेसिस पर लोग अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये प्रेस एडवर्टीजमेंट्स है। तो अभी देखो हमने कुछ इंटरनल सोर्स पढ़े थे। इंटरनल सोर्स में क्या था? प्रेजेंट एम्प्लॉय, रिटायर्ड, रिट्रेंच्ड एम्प्लॉय, या फिर डिसीज्ड, और जो डिसीज्ड एम्प्लॉयज थे या डिसेबल्ड एम्प्लॉयज थे उनके रिलेटिव्स। तो ये तीन सोर्स थे वहां पर। और एक्सटर्नल सोर्स में अभी देखो ये सब हमने पढ़े, कैंपस इंटर रिक्रूटमेंट, then executive search agencies or placement agencies, employment exchanges, casual callers, labor contractors, gate recruitment, similar organizations, or that is called poaching, employees referral, and then press advertisements. तो internal sources आपको समझ आ गए, external sources समझ आ गए। अभी हमने पढ़ा था ना इंटरनल सोर्सेज के कुछ फायदे नुकसान थे, तो इसी तरह एक्सटर्नल सोर्सेज के भी कुछ फायदे नुकसान हैं। तो प्राइमरीली जो इंटरनल सोर्सेज की मेरिट्स थी वो यहाँ डीमेरिट्स बन जाएंगी, और जो इंटरनल सोर्सेज की डीमेरिट्स थी, जो नुकसान था, यंग ब्लड नहीं मिलता है, वो यहाँ मेरिट्स बन जाएंगी, वो यहाँ फायदा होगा, समझो, ठीक है। एक्सटर्नल सोर्स में तो एक्सटर्नल सोर्सेज हैव द फॉलोइंग मेरिट्स। तो इसके क्या क्या फायदे होते हैं? पीपल हैविंग रिक्विजिट स्किल, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग कैन बी ऑब्टेन्ड, ठीक। तो जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम लोगों को ऑब्टेन कर सकते हैं। एज रिक्रूटमेंट इज डन फ्रॉम अ वाइडर मार्केट, बेस्ट सिलेक्शन कैन बी मेड। तो मैक्सिमम लोगों को कोई मतलब कहीं से भी आप रिक्रूट करोगे तो फिर चॉइस के लिए पूल ज्यादा अच्छा होगा ना, तो बेटर सिलेक्शन आप कर पाओगे। एक्सपर्टीज एंड एक्सपीरियंस फ्रॉम अदर ऑर्गेनाइजेशंस कैन बी ब्रॉट। तो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के जो एक्सपीरियंस्ड लोग हैं वो भी आप मतलब उनको भी अप्लाई करा सकते हो ना, क्योंकि एक्सटर्नल सोर्स है, अंदर से तो करना नहीं है सब कुछ, तो बाहर का एक्सपर्टीज एक्सपीरियंस भी आपको मिल जाता है। इट हेल्प्स टू ब्रिंग न्यू ब्लड एंड न्यू आइडियाज इनटू द ऑर्गेनाइजेशन। तो यंग न्यू ब्लड आपको मिलता है, न्यू आइडियाज मिलते हैं। दिस सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट नेवर ड्राइज अप, इट इज अवेलेबल टू इवन न्यू एंटरप्राइजेस। तो एक्सटर्नल सोर्स में कभी कमी नहीं पड़ती है, कोई ना कोई आपको बाहर से अप्लाई कर ही देगा। इंटरनल सोर्स में हो सकता है हम चाह भी रहे हैं कि ट्रांसफर प्रमोशन करें, लेकिन वो नहीं हो पा रहा है क्योंकि मतलब वो सुटेबल पर्सन है नहीं वहां पर, तो वो, और बताया था ना इंटरनल सोर्स नई ऑर्गेनाइजेशन के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है, लेकिन एक्सटर्नल सोर्स तो इवन न्यू ऑर्गेनाइजेशन भी यूज कर सकती हैं। एक्सटर्नल सोर्सेज आर द बेस्ट व्हेन सुटेबल पीपल फ्रॉम विद इन आर नॉट अवेलेबल। तो अगर भैया अंदर अच्छे लोग, सुटेबल लोग अवेलेबल नहीं है, तो फिर आप एक्सटर्नल सोर्सेज की तरफ जाते हैं। ये उसका फायदा है कि वो कहीं से भी आपको लोगों को दे देगा। एक्सटर्नल सोर्सेज सफर फ्रॉम द फॉलोइंग डीमेरिट्स। अब इसमें कुछ नुकसान भी है, टाइम बहुत लगेगा, कॉस्ट बहुत लगेगी, ठीक है। सिलेक्शन प्रॉपर होगा या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि थोड़े से समय में आप नहीं असेस कर सकते हो, ओरिएंटेशन पे ज्यादा पैसा लगाना पड़ेगा। तो जो वहां मेरिट्स थे वो सब यहाँ पर क्या बन जाएंगे? डीमेरिट्स बन जाएंगे। तो इट इज मोर एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग टू रिक्रूट पीपल फ्रॉम आउटसाइड। बाहर से लगाना काफी कॉस्टली होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है। द एम्प्लॉइज बिकम अनफेमिलियर विद द ऑर्गेनाइजेशन, देयर ओरिएंटेशन एंड ट्रेनिंग इज नेसेसरी। ये एम्प्लॉइज अनफेमिलियर होते हैं तो ट्रेनिंग ओरिएंटेशन भी इनका करना पड़ेगा, उस पर टाइम और कॉस्ट लगेगा। If higher level jobs are filled from external sources, motivation and loyalty of the existing staff are affected, ठीक है। तो अगर मुझे लगता है कि मैं कैपेबल हूं कि मेरा प्रमोशन हो जाता, मैं एक असिस्टेंट मैनेजर हूं, मुझे मैनेजर बन जाना चाहिए था, लेकिन बाहर से कोई मैनेजर मेरे सर पर बैठा देंगे तो फिर मेरा मोटिवेशन, मोरल डाउन होगा, ठीक है। तो वो मतलब एक प्रॉब्लम है। तो इंटरनल सोर्स के जो फायदे हैं वो एक्सटर्नल के नुकसान हो जाते हैं, और इंटरनल के जो नुकसान है वो एक्सटर्नल के फायदे हो जाते हैं। तो देखो यहां तक अभी हमने रिक्रूटमेंट कंप्लीट कर लिया। तो रिक्रूटमेंट में क्या पढ़ा है? उसका मीनिंग, उसके फीचर्स, सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट, इंटरनल सोर्सेस, एक्सटर्नल सोर्सेस कौन कौन से हैं, उनकी मेरिट्स क्या है, उनकी डीमेरिट्स क्या है। तो अभी देखो 2 मिनट के लिए रुक सकते हैं, अगर अभी तक आपको कुछ पूछना था, कुछ कहना था, तो एक बार मैं देख लेता हूं। देखो बेटा, कुछ लिखा आपने अगर? ओके,
तो एक ही पॉइंट बार-बार ये लिख रहे हैं बच्चे कि सर ये मटेरियल कैसे मिल सकता है? तो एक चीज़ मुझे बताइए कि आपने क्या कोई व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है अपना? स्टूडेंट्स का कोई ऑलरेडी व्हाट्सएप ग्रुप है आपका बच्चों? किसी और सब्जेक्ट के लिए लिखो, येस और नो लिखो। कोई ग्रुप बना रखा है आपने? कोई जवाब नहीं आ रहा मेरे पास। चलो अभी कंटिन्यू करते हैं, क्लास के एंड में फिर इस बारे में बात करेंगे, ठीक है? ओके। तो अब जब हमने बात कर ली रिक्रूटमेंट की, रिक्रूटमेंट के बाद करते हैं बात कॉन्सेप्ट ऑफ सिलेक्शन। तो सिलेक्शन में क्या बात करनी है? सिलेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ चूजिंग द मोस्ट सुटेबल पर्सन्स आउट ऑफ ऑल द एप्लीकेंट्स। ठीक है, तो जो भी एप्लीकेंट्स हैं उसमें एक मोस्ट सुटेबल पर्सन को सिलेक्ट करना कॉन्सेप्ट ऑफ सिलेक्शन है। तो सिलेक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ मैचिंग द क्वालिफिकेशंस ऑफ एप्लीकेंट्स विद द जॉब रिक्वायरमेंट्स। तो जो क्या रिक्वायरमेंट्स थी मेरी और क्या जॉब की मतलब रिक्वायरमेंट्स थी, क्या कैंडिडेट की क्वालिफिकेशंस हैं, दोनों को मैच करके हम सेलेक्ट करते हैं। सिलेक्शन में बी डिस्क्राइब्ड एज अ प्रोसेस ऑफ रिजेक्शन बिकॉज जनरली मोर कैंडिडेट्स आर टर्न्ड अवे देन हायर्ड। तो मुझे 2 लोगों को लगाना होता है, 100 आते हैं तो 98 को रिजेक्ट करना पड़ता है। तो ये नेगेटिव प्रोसेस है। रिक्रूटमेंट बताया था ना पॉजिटिव प्रोसेस है, क्योंकि उसमें जितने 100 के 100 को मैं अप्लाई करवा देता हूं। जितने भी लोग आते हैं अगर मिनिमम क्वालिफिकेशन पूरी कर रहे हैं तो वो सब के सब अप्लाई कर देते हैं। तो रिक्रूटमेंट जो है वो पॉजिटिव एक्सरसाइज थी, सिलेक्शन नेगेटिव एक्सरसाइज है। सिलेक्शन सक्सीड्स रिक्रूटमेंट। तो सिलेक्शन किसके बाद आता है? रिक्रूटमेंट के बाद आता है, या हम बोले रिक्रूटमेंट प्रीसीड्स सिलेक्शन। तो पहले हम रिक्रूटमेंट करते हैं फिर हम सिलेक्शन करते हैं। द पर्पस ऑफ सिलेक्शन इज टू पिक अप द राइट पर्सन फॉर एवरी जॉब। सिलेक्शन का पर्पस क्या है? कि सही आदमी को हम हर जॉब के लिए पिक कर लें। सिलेक्शन इज एन इंपॉर्टेंट फंक्शन as no organization can achieve its goal without selecting the right people। तो सिलेक्शन काफी इंपॉर्टेंट है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अपने गोल्स अचीव करने के लिए सही लोगों को सिलेक्ट करना बहुत जरूरी है। प्रॉपर सिलेक्शन इज हेल्पफुल in increasing the efficiency and productivity of the enterprise and reducing absenteeism labor turnover। तो सही सिलेक्शन करेंगे तो एफिशिएंसी होगी एम्प्लॉइज की, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और फिर एब्सेंटिज्म और लेबर टर्नओवर घटेगा, क्योंकि सही सिलेक्शन का मतलब एम्प्लॉइज सही से काम करेंगे, आप उनको फिर प्रमोशन देंगे, उनका मोटिवेशन मोरल हाई रहेगा, तो एब्सेंटिज्म भी कम होगा, लेबर टर्नओवर भी कम होगा। तो ये सब पॉइंट्स आपको समझने हैं, ठीक है? देन प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो सिलेक्शन को कैसे करना है? सबसे पहले एक प्रिलिमिनरी इंटरव्यू। प्रिलिमिनरी इंटरव्यू मतलब एक फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू जो कि अभी एप्लीकेशन भरवाने से पहले हम लोगों के साथ करते हैं। तो उनको जॉब के बारे में बता देते हैं, उनकी मिनिमम क्वालिफिकेशंस के बारे में बता देते हैं ताकि सुटेबल लोग ही अप्लाई करें। नहीं तो होता क्या है कि बहुत सारे लोग अप्लाई कर देंगे तो फिर हमें प्रॉब्लम होती है। तो रिक्रूटमेंट से मतलब सिलेक्शन में फर्स्ट स्टेप होता है प्रिलिमिनरी इंटरव्यू। इसमें क्या करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल इनिशियल स्क्रीनिंग इज डन टू वीड आउट टोटली अनडिजायरेबल अनक्वालिफाइड कैंडिडेट्स एट द आउटसेट। तो एक प्रिलिमिनरी इंटरव्यू कर लेते हैं ताकि जो फालतू लोग हैं वो तो अप्लाई भी ना करें। प्रिलिमिनरी इंटरव्यू इज एसेंशियली अ सॉर्टिंग प्रोसेस इन विच प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स आर गिवन द नेसेसरी इंफॉर्मेशन अबाउट द नेचर ऑफ जॉब एंड ऑर्गेनाइजेशन। तो इस इंटरव्यू में हम क्या करते हैं? उनको जॉब के बारे में, कंपनी के बारे में बताते हैं। Necessary information is also obtained from the candidates about their education, skills, experience, salary expected, etc. अब एम्प्लॉइज से भी उनकी जानकारी लेते हैं कौन कौन सी, कि भाई क्या उनके स्किल्स हैं, क्या एक्सपीरियंस है, क्या सैलरी वो चाहते हैं, क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस हैं। इफ द कैंडिडेट इज फाउंड सुटेबल ही इज सेलेक्टेड फॉर फर्दर स्क्रीनिंग। तो अगर कैंडिडेट सुटेबल पाया जाता है तो उसको फर्दर स्क्रीनिंग के लिए हम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ये तो हो गया प्रिलिमिनरी इंटरव्यू। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है? देखो एप्लीकेशन ब्लैंक। तो एप्लीकेशन ब्लैंक से क्या है मतलब? वो जो एप्लीकेशन फॉर्म आप भरते हो ये वो फॉर्म है। तो अब एक फॉर्म भरवाया जाता है
जब प्रिलिमिनरी इंटरव्यू के बाद, तो जब हम बहुत बड़े स्केल पर अगर रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, बहुत सारे एम्प्लॉइज हमें चाहिए, तो पहले प्रिलिमिनरी इंटरव्यू कर लेना चाहिए। लेकिन अगर थोड़े से एम्प्लॉइज हमें लगाने हैं, स्केल ज्यादा नहीं है, तो डायरेक्ट हम एप्लीकेशन फॉर्म भरवाते हैं, ठीक है। तो हमेशा वो प्रिलिमिनरी इंटरव्यू नहीं होगा। तो ये आपको समझना है, जब ज्यादा एम्प्लॉइज हमें भरने हैं, स्केल ज्यादा बड़ा है, तो उस केस में वो प्रिलिमिनरी इंटरव्यू करना पड़ता है। नाउ कमिंग टू एप्लीकेशन ब्लैंक। तो एप्लीकेशन ब्लैंक से क्या मतलब है, जनरली एन एप्लीकेशन फॉर्म कंटेन्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। तो अब हम उनसे एक एप्लीकेशन फॉर्म भरवाते हैं और उसमें यूजुअली ये इंफॉर्मेशन होती है। क्या है ये इंफॉर्मेशन? आइडेंटिफाइंग इंफॉर्मेशन। तो कुछ तो आइडेंटिफाई करने वाली इंफॉर्मेशन, जैसे नेम, एड्रेस, टेलीफोन नंबर वगैरह। तो कोई भी जॉब के लिए अगर आप फॉर्म भरते हैं, तो यूजुअली ये सब चीजें आपसे पूछी जाती हैं। पर्सनल इंफॉर्मेशन, एज, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, marital status, dependents, etc. Physical characteristics, height, weight, eyesight, etc. Family background, educational, education से मतलब academic, technical and professional, हर तरह की education आपसे पूछी जाएगी। Experience से क्या मतलब है, job held, कितनी job आपने पहले कर रखी है, employers, duties performed, salary drawn, तो क्या काम करते थे, किस तरह की job थी, क्या salary मिलती थी, ये सब चीजें आपसे भरवाई जाती हैं। References, कोई दो लोगों के नाम पूछेगा जो आपको जानते हैं, जो आपके बारे में बता सकते हैं कंपनी को। मिसलिनियस, फिर कुछ और एक्स्ट्रा आपकी हॉबीज और इंटरेस्ट वगैरह की चीजें भी पूछी जाएंगी। तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, हॉबीज, गेम्स एंड स्पोर्ट्स, मेंबरशिप ऑफ प्रोफेशनल बॉडीज एक्सेट्रा। तो एप्लीकेशन ब्लैंक में ये सब जानकारी आपसे पूछी जाती है। तो दो स्टेप अभी हमने पढ़ लिए, एक प्रिलिमिनरी इंटरव्यू और दूसरा एप्लीकेशन ब्लैंक। ये किस चीज के स्टेप्स पढ़ रहे हैं बेटा? प्रोसेस कौन सी पढ़ रहे हैं? सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन की प्रोसेस में कौन कौन से स्टेप्स हैं। अब तीसरे स्टेप पर आ गए, सिलेक्शन टेस्ट। आपको पता है ना कि यूजुअली कुछ टेस्ट भी लिया जाता है इंटरव्यू से पहले। तो उसमें क्या होता है कि टेस्ट जब लेते हैं, जब वही कि बहुत सारे लोगों ने अप्लाई कर दिया, तो जैसे यूपीएससी के लिए देखो, तो आपको पता है कितने लोग अप्लाई करते हैं, तो सबका डायरेक्ट इंटरव्यू नहीं होता है। तो पहले कुछ टेस्ट होते हैं, टेस्ट के बाद जो क्वालिफाई करते हैं उनका इंटरव्यू होता है। और अगर मतलब नंबर ऑफ एम्प्लॉइज जो मैं सेलेक्ट कर रिक्रूट हुए हैं या सेलेक्ट करने हैं वो ज्यादा नहीं है, तो टेस्ट वाले स्टेज को आप इग्नोर कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। सिलेक्शन टेस्ट में क्या करते हो? साइकोलॉजिकल टेस्ट आर बीइंग इंक्रीजिंगली यूज्ड इन एम्प्लॉय सिलेक्शन। तो प्राइमरीली कौन से टेस्ट यूज करते हो? साइकोलॉजिकल। अ टेस्ट इज अ सैंपल ऑफ सम एस्पेक्ट ऑफ एन इंडिविजुअल्स एटीट्यूड, बिहेवियर एंड परफॉर्मेंस। तो टेस्ट में हम क्या असेस करने की कोशिश करते हैं कि इंडिविजुअल का एटीट्यूड क्या है, बिहेवियर क्या है, परफॉर्मेंस क्या है। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स अ सिस्टमैटिक बेसिस फॉर कंपेयरिंग द बिहेवियर, परफॉर्मेंस एंड एटीट्यूड्स ऑफ टू और मोर पर्सन। तो टेस्ट के स्कोर्स के बेसिस पे आप कंपेयर कर सकते हो ना कि मिस्टर एक्स की परफॉर्मेंस ऐसी थी, वाई की ऐसी थी इस सिचुएशन में। तो यू कैन कंपेयर द टेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ द पीपल। द सिलेक्शन टेस्ट इंक्लूड, इसमें किस किस तरह के टेस्ट हम यूजुअली लेते हैं? एप्टीट्यूड टेस्ट, अचीवमेंट टेस्ट, पर्सनैलिटी टेस्ट, इंटरेस्ट टेस्ट, ठीक है। तो आपके इंटरेस्ट को असेस करने की कोशिश की जाती है, पर्सनैलिटी को असेस करने की कोशिश की जाती है, एप्टीट्यूड को, आईक्यू वगैरह के जो टेस्ट होते हैं वो एप्टीट्यूड में आ जाते हैं, लॉजिकल रीजनिंग जो देखते हो। अचीवमेंट टेस्ट, आपको सब्जेक्ट की कितनी नॉलेज है, तो वो अभी तक आपकी क्या अचीवमेंट्स हैं, तो वो अचीवमेंट टेस्ट की तरह से आप मेजर करते हो। टेस्ट आर हेल्पफुल इन बेटर मैचिंग ऑफ द कैंडिडेट एंड द जॉब। तो टेस्ट क्या मदद करते हैं? जॉब और कैंडिडेट की मैचिंग में। नो टेस्ट हाउएवर इज अ फुल प्रूफ। कोई भी टेस्ट फुल प्रूफ नहीं होता, हर टेस्ट में कुछ लिमिटेशंस होती हैं। तो ये बस ये बता देगा कि जिसका स्कोर अच्छा है तो प्रोबेबिलिटी है वो काम अच्छे से करेगा, करेगा नहीं करेगा कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। एट बेस्ट इट रिवील्स दैट द कैंडिडेट हु हैव स्कोर्ड अबव द प्रीडिटरमाइंड कट ऑफ पॉइंट्स आर लाइकली टू बी मोर सक्सेसफुल देन दोज स्कोरिंग बिलो द कट ऑफ पॉइंट। तो जो भी आपका पासिंग परसेंटेज है, लेट अस से 50%, 60%, तो जिसके उससे ऊपर आए, तो इसका मतलब क्या है कि वो लगता है अच्छा काम करेगा। अब करेगा नहीं करेगा वो हमें नहीं पता है, ठीक है। टेस्ट आर यूजफुल व्हेन द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स इज लार्ज। मैंने बताया था ना, जब ज्यादा लोग अप्लाई करते हैं तो उस केस में हम सिलेक्शन टेस्ट को यूज करते हैं, ठीक है।
तो टेस्ट हो गया, तो टेस्ट के बाद क्या करेंगे, इंटरव्यू, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। तो एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू इन्वॉल्व्स अ पर्सनल ऑब्जर्वेशनल फेस टू फेस अप्रेजल ऑफ द कैंडिडेट्स फॉर एम्प्लॉयमेंट। तो डायरेक्ट फेस टू फेस हम बात करते हैं, ठीक है। इंटरव्यू इज एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ सिलेक्शन एज नो सिलेक्शन प्रोसीजर इज कंप्लीट विदाउट वन और मोर फॉर्मल इंटरव्यू। तो सिलेक्शन में इंटरव्यू का बहुत रोल है, किसी भी इंटरव्यू के बिना कोई भी सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट नहीं होती है। टेस्ट होगा नहीं होगा, प्रिलिमिनरी इंटरव्यू होगा नहीं होगा, ठीक है। एप्लीकेशन ब्लैंक भरवा के सीधा सीधा आप उनको एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू के लिए बुलवा सकते हैं। तो ये बहुत असेंशियल है, इसके बिना काम नहीं चलेगा। द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड थ्रू एप्लीकेशन एंड टेस्ट कैन बी क्रॉस चेक्ड इन द इंटरव्यू। तो आपने लिखा जी मैंने ये क्वालिफिकेशन है, तो आपके डॉक्यूमेंट्स वो ओरिजिनल मंगाएगा, इंटरव्यू के समय पर टेस्ट कर सकेगा। आप बोलोगे मुझे ये एक्सपीरियंस है, कुछ सवाल पूछेगा जिससे पता चल जाएगा कि वाकई कितना एक्सपीरियंस है, ठीक है। सिलेक्शन इंटरव्यू सर्व्स द थ्री पर्पस। इंटरव्यू के कुछ पर्पस होते हैं, क्या, ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द बैकग्राउंड, एजुकेशन, ट्रेनिंग, वर्क हिस्ट्री, इंटरेस्ट ऑफ द कैंडिडेट। तो ये सब जानकारी आपने फॉर्म में तो भरी होगी, लेकिन अब रियली आप अपने मुंह से मतलब वर्ड ऑफ माउथ से किस तरीके से वहां कन्वे कर पा रहे हैं, वो ये सिलेक्शन इंटरव्यू में देखा जाता है। तो उससे पता चलता है कितनी जानकारी सही है। नहीं तो लिख के तो कुछ भी दे दोगे, जब वहां बोलोगे कॉन्फिडेंस के साथ अपनी चीजों को रखोगे तब वो समझ में आएगा वाकई आपको ये आता है। गिविंग इंफॉर्मेशन टू द कैंडिडेट्स अबाउट द कंपनी, द स्पेसिफिक जॉब एंड ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज, ठीक है। तो कैंडिडेट को कंपनी के बारे में, जॉब के बारे में, कंपनी की जो एचआर पॉलिसीज है उनके बारे में बताना। तो ये भी सिलेक्शन इंटरव्यू का एक पर्पस होता है। एस्टैब्लिशिंग अ फ्रेंडली रिलेशनशिप बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड द कैंडिडेट सो एज टू मोटिवेट द सक्सेसफुल एप्लीकेंट टू वर्क फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। तो एक फ्रेंड मतलब हेल्थी रिलेशनशिप, फ्रेंडली रिलेशनशिप डेवलप करना। नहीं तो होता क्या है, कई बार हम सेलेक्ट कर लेंगे, वो ज्वाइन ही नहीं करेगा, उसको लगेगा कि पता नहीं कैसी ऑर्गेनाइजेशन है। तो मतलब एक सम सॉर्ट ऑफ मतलब फ्रेंडली एनवायरनमेंट वहां क्रिएट किया जाता है कि जिसको हम सेलेक्ट कर लें तो वो हमें ज्वाइन भी करे अल्टीमेटली, ठीक है। नहीं तो अगर वो ज्वाइन नहीं करेगा तो पूरी एक्सरसाइज वेस्ट हो जाएगी, ठीक। तो सिलेक्शन इंटरव्यूज में सफर फ्रॉम द फॉलोइंग लिमिटेशंस। इनकी कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं इंटरव्यू की, सच एज द बायस ऑफ द इंटरव्यूअर। बायस ऑफ द इंटरव्यूअर मतलब मेरी जो पर्सनल मतलब कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो कि मतलब इंटरव्यू को अफेक्ट करते हैं, मतलब मैं कुछ पसंद करता हूं कुछ ना पसंद करता हूं, तो वो एक प्रॉब्लम है, ठीक है। तो जो मैं जिस तरह के लोगों को पसंद करता हूं उसी में से सिलेक्शन कर लूंगा। एक होता है हेलो इफेक्ट। हेलो इफेक्ट से क्या मतलब होता है, जब एक किसी पर्सनैलिटी की एक फीचर के कारण मैं पूरा असेसमेंट कर लेता हूं, जैसे जो सिंसियर है, पंक्चुअल है, टाइम पर आया, वो अच्छा एम्प्लॉय है इंटरव्यू देने, तो उसको सेलेक्ट कर लूंगा, ठीक है। जिसकी पर्सनैलिटी अच्छी है, कॉन्फिडेंट है, अच्छे से बोल रहा है, तो उसको मैं सेलेक्ट कर लूंगा, भले ही कॉन्सेप्चुअल नॉलेज ना हो। तो वो हेलो इफेक्ट है, ठीक है। एक पर्सनैलिटी ट्रेट के बेसिस पर सिलेक्शन कर लेना। एक कांस्टेंट एरर होता है। कांस्टेंट एरर से क्या मतलब होता है, अगर प्रीवियस एम्प्लॉय जो आया इंटरव्यू देने, उसने बहुत अच्छा इंटरव्यू दिया, तो जितना रिक्वायर्ड था उससे भी अच्छा इंटरव्यू दिया, तो अब मेरी एक्सपेक्टेशन बढ़ जाएगी। अगले हर एक आदमी से मैं चाहूंगा वो उसी लेवल के हो तो ठीक है, नहीं तो फिर एक जो जेन्युइन कैंडिडेट है उसे भी मैं रिजेक्ट कर दूंगा। तो ये कांस्टेंट एरर होता है। लीनियंसी, कई बार इंटरव्यूअर को खुद ही ज्यादा जानकारी नहीं है जॉब के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में, तो वो लीनियंट रहेगा, तो फिर वो किसी मतलब कम क्वालिफाइड आदमी को, कम कैपेबल आदमी को भी सेलेक्ट कर लेगा। प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन से क्या मतलब होता है, कई बार मैं अपनी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मुझे क्या आता है, मेरी क्या नॉलेज है, वो ढूंढ रहा होता हूं कैंडिडेट्स में, तो जिसमें वो है तो उसको सेलेक्ट करूंगा। लेकिन ये तरीका गलत है, मतलब मुझे अपने जैसा नहीं ढूंढना है, समझो, मुझे तो जॉब के हिसाब से ढूंढना है ना, तो वो प्रोजेक्शन एरर होता है। एक स्टीरियोटाइपिंग, स्टीरियोटाइपिंग मतलब अगर मैं बोलूं कि जो फीमेल एम्प्लॉइज हैं वो मतलब फीमेल्स आर गुड टीचर्स, अगर ये मेरे दिमाग में है तो स्टीरियोटाइपिंग है। तो जेन्युइन मेल जो गुड कम्युनिकेशन एबिलिटीज हैं और अगर सब्जेक्ट नॉलेज भी है तो उसको मैं मतलब सेलेक्ट नहीं करूंगा, तो ये भी इंटरव्यू में प्रॉब्लम होती है, स्टीरियोटाइपिंग।
टाइम कंज्यूमिंग, इंटरव्यू में समय भी बहुत लगता है, एक्सपेंसिव डिवाइस है, डिफिकल्ट टू जज द एबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट, तो उसकी सारी एबिलिटीज एकदम आसानी से हम जज नहीं कर सकते लिमिटेड टाइम में। तो देखो इंटरव्यू की कुछ खास जो कमियां हैं वो मैंने बताई हैं। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, हेलो इफेक्ट से क्या मतलब था, किसी एक फीचर के कारण, जैसे वो कॉन्फिडेंट है, स्मार्ट है, ठीक है, कम्युनिकेशन अच्छी है, तो मैंने बोला ये अच्छा एम्प्लॉय, ये सेलेक्ट कर लो, भले ही 10 उसमें कमियां हो, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझे जॉब रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसे सेलेक्ट करना है। कांस्टेंट एरर मतलब किसी एक का इंटरव्यू बहुत अच्छा है, एक एक्सेप्शनली गुड कैंडिडेट मिल गया, तो बाकी जेन्युइन को भी मैं रिजेक्ट कर रहा हूं, और ये एक्सेप्शनली गुड को मैं हायर कर भी लूंगा, सेलेक्ट कर भी लूंगा, ये 2 महीने बाद छोड़ के भाग जाएगा, फिर क्या होगा। तो मतलब ये कांस्टेंट एरर मुझे नहीं करना चाहिए। लीनियंसी, मुझे पता ही नहीं है तो मैं सबके साथ लीनियंट हूं, तो जिसको भी सेलेक्ट किया वो मतलब डिजर्विंग नहीं होगा समझो। प्रोजेक्शन, मैं अपनी खासियत ढूंढ रहा हूं एम्प्लॉइज के अंदर। स्टीरियोटाइपिंग, स्टीरियोटाइपिंग से मतलब है कि मेरे पास मतलब मुझे कुछ ऐसी चीजों को मतलब मुझे लगता है ऐसा ही ठीक है समझो। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि फीमेल्स आर गुड टीचर्स, ठीक है, अगर मैं ये मानता हूं तो मेल को कभी मैं हायर ही नहीं करूंगा टीचिंग जॉब के लिए, तो वो गलत है। टाइम कंज्यूमिंग, ये सब तो ठीक है, इजीली समझ आ रहा है। तो सिलेक्शन इंटरव्यूज की कुछ कमियां जो थी वो देखो हमने डिस्कस की। द स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ इंटरव्यू इंक्लूड, इंटरव्यू की प्रोसेस में कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। प्रिपरेशन फॉर द इंटरव्यू, पहले इंटरव्यू की तैयारी करेंगे, एम्प्लॉइज की बात नहीं कर रहे हैं, एम्प्लॉयर को भी तैयारी करना है। इंटरव्यू कब होगा, कितने समय का होगा, सिलेक्शन पैनल में कौन बैठेगा, किस किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो ये सब आप मतलब स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होगा या अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होगा, तो ये सब चीजें पहले से डिसाइड की जाएंगी। फिजिकल सेटिंग, इंटरव्यू लोगे कैसे, कहां पर, कैसे, आजकल सब ऑनलाइन मतलब वर्क फ्रॉम होम कल्चर के अंदर इंटरव्यूज भी वर्चुअल हो रहे हैं, तो जाकर नहीं आपको इंटरव्यू देना पड़ रहा, घर पे ही आप मतलब जूम पर, गूगल मीट पर, ठीक है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से इंटरव्यूज दे रहे हैं। कंडक्टिंग द इंटरव्यू, अब आप फाइनली इंटरव्यू करोगे, क्लोजिंग द इंटरव्यू, तो क्लोज करोगे उसको, एंड इवेल्युएशन ऑफ द रिजल्ट्स, फिर ये देखोगे कि उसका रिजल्ट क्या आया। तो ये एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस था सिलेक्शन में। तो कौन कौन से स्टेप्स पढ़े हैं अभी तक, सबसे पहले प्रिलिमिनरी इंटरव्यू, उसके बाद एप्लीकेशन ब्लैंक, एप्लीकेशन ब्लैंक के बाद सिलेक्शन टेस्ट, और सिलेक्शन टेस्ट के बाद सिलेक्शन इंटरव्यू। तो क्या पढ़ रहे हैं बेटा हम, प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। इसके बाद देखो नेक्स्ट स्टेप क्या है, मेडिकल एग्जामिनेशन। तो अब जिसको हम सेलेक्ट कर लेंगे, एक पैनल बनाएंगे, जैसे 4 लोग चाहिए तो 4 ही नहीं, हम 8-10 लोगों को शॉर्ट लिस्ट कर लेंगे, उनको बोलेंगे मेडिकल एग्जामिनेशन कराओ, फिजिकल फिटनेस चेक करेंगे उस जॉब के लिए, क्या ये मेडिकली फिट है, तो उसमें से जो फिट आएंगे फिर उसको आगे देखेंगे, ठीक है। एप्लीकेंट्स हु हैव क्रॉस्ड द अबव स्टेजेस आर सेंट फॉर अ फिजिकल एग्जामिनेशन आइदर टू द कंपनीज फिजिशियन or to a medical officer approved for the purpose to determine whether the candidate is physically fit to perform the job। तो उनकी फिजिकल फिटनेस को देखने के लिए फिर उनको मतलब मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाएगा। मेडिकल एग्जामिनेशन जब पास हो गया तो अब हम करेंगे रेफरेंस चेक। रेफरेंस चेक का मतलब फॉर्म में भरवाया था ना कि भैया 2 लोगों के नाम बताओ जिनके साथ आपने काम किया हो, जो आपको जानते हो, जो आपके बारे में फीडबैक दे सकते हो, रिनाउंड लोग, ठीक है। तो रेफरेंस जो उसने भरी थी फॉर्म में, अब उन लोगों से पूछेंगे फ्रैंक ओपिनियन कि भैया इसको मैं एम्प्लॉय लगाना चाहता हूं इस जॉब के लिए, क्या इसकी मतलब क्या लगता है ये सुटेबल कैंडिडेट है, कुछ इसकी प्लस पॉइंट्स क्या है, माइनस पॉइंट्स क्या है, और कॉन्फिडेंशियलिटी कि भाई आप जो मुझे बताओगे मैं किसी को नहीं बताऊंगा। तो इस सब क्राइटेरिया पर वो रेफरेंस चेक्स किए जाते हैं। The people whose details are given in references in the application form by the applicant are requested to provide their frank opinion about the candidate। उनको कहा जाता है कि भाई आप इसके बारे में बताइए। The opinion of the referees can be useful in judging the future behavior and performance of a candidate। ठीक है, तो जो रेफरीज हैं उसका जो सजेशन है, जो वो बताता है, तो उससे हमें मदद मिल जाती है सूटेबल कैंडिडेट को सिलेक्ट करने के लिए। अब रेफरेंस चेक भी हो गया तो उसके बाद फाइनल अप्रूवल। तो अप्रूवल कौन करेगा, मैनेजमेंट करेगी। एचआरएम तो जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर है रेकमेंडेशन दे देगा कि भाई इस प्रोसेस में 4 वैकेंसी है, ये 4 लोग मुझे समझ में आ रहे हैं। तो फाइनल अप्रूवल कहां से आएगा, फिर टॉप लेवल मैनेजमेंट से। तो इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस selection process is carried out by the HR department।
The decisions of this department are recommendatory. The candidates shortlisted by the department are finally approved by the executives of the concerned departments units. ठीक है, तो जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है, जो एग्जीक्यूटिव्स हैं उस डिपार्टमेंट के, उस यूनिट के, वो फिर अप्रूव करेंगे कि भैया ठीक है, आप जो कह रहे हो इनको हम लगा लें या ना लगा लें। तो ये सिलेक्शन का प्रोसेस कंप्लीट हो गया। तो सिलेक्शन में हमने इंपॉर्टेंट चीजें क्या पढ़ी? एक तो वही कॉन्सेप्ट ऑफ सिलेक्शन, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सिलेक्शन एंड प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। सिलेक्शन प्रोसेस को पूरा ढंग से पढ़ना है उसमें, लेकिन ज्यादा एम्फेसाइज हमने दो चीजों को करा है। किन किन को? सिलेक्शन टेस्ट को और सिलेक्शन इंटरव्यूज को। इनको और डिटेल में ढंग से पढ़ लेना, ठीक है। अब देखो जो नेक्स्ट एस्पेक्ट है यहाँ पर, कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेसमेंट। तो 1 मिनट के लिए मैं यहाँ रुक सकता हूं और एक बार देख लें, आपने कुछ लिखा है क्यूए टैब में, तो एक बार उसको देख लेते हैं। कैजुअल कॉलर्स दोबारा बोलने को कह रहे हो, मैं बता देता हूं अभी।